डेट है आज 23 अप्रैल 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है पीएम्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये अवार्ड अभी अनाउंस किए गए सिविल सर्विस डे पे, प्राइम मिनिस्टर ने ये अनाउंस किए। सिविल सर्विस डे हर साल 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। सिविल सर्विस वही है जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्ज़ाम या सिविल सेवा परीक्षा हिंदी में बोल सकते हो। ये अवार्ड दिए जाते हैं जो कोई, मान लो कोई आईएएस है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में है, कोई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई अच्छा काम करता है, किसी प्रॉब्लम के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आता है, अपनी परफॉर्मेंस अच्छी देता है, तो उसको ये अवार्ड दिए जाते हैं, यानी कि अच्छे से अपनी ड्यूटी निभाता है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये इंस्टीट्यूट किए गए हैं इसलिए ताकि कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई पॉलिसी हो, गवर्नमेंट की प्रोग्राम हो या कोई योजना हो, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करता है और अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स दिखाता है, इनोवेटिव वर्क लेके आता है, कॉमन सिटीजन के वेलफेयर के लिए काम करता है, तब वो अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड कोई भी प्रायोरिटी प्रोग्राम इनोवेशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन करता है इफेक्टिव तरीके से किसी प्रोग्राम का, तो उसी लिए दिया जाता है। ये इस साल जो अवार्ड दिया गया 5 आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम है जिनके लिए दिया गया है, यानी कि ऐसे प्रोग्राम है जिनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने, उनको ये दिया गया है। इसमें 5 जो प्रोग्राम है या पॉलिसी हैं ये आइडेंटिफाई की गई हैं। पहला है पोषण अभियान। पोषण अभियान में जिसने जन भागीदारी को प्रमोट किया है, पीपल्स पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया है, बढ़ावा दिया है, उसके लिए ये अवार्ड दिया गया है। खेलो इंडिया स्कीम है, इसमें जिसने स्पोर्ट्स या वेलनेस को प्रमोट किया है उसके लिए। पीएम स्वनिधि योजना अनाउंस की थी एक 2020 में जब कोविड-19 आया था स्ट्रीट वेंडर के लिए, तो इसके डिजिटल पेमेंट और गुड गवर्नेंस को प्रमोट किया है, उसके लिए अवार्ड दिया गया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम है, उसका डेवलपमेंट किया है उसके लिए। या फिर सीमलेस एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस दी है विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन के, ह्यूमन इंटरवेंशन या इंटरफेरेंस बोलो, यानी कि बिना किसी मानव के हस्तक्षेप के सर्विस प्रोवाइड की है डायरेक्ट गवर्नमेंट से पब्लिक को। जो भी सर्विस दी जाती है, मान लो किसी को अनाज देना है या किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने या किसी और सेवा का हेल्थ से इश्यू है, कोई हेल्थ के लिए पोषण अभियान है या कोई और भी कोई स्कीम हो सकती है, उसका डायरेक्टली सर्विस प्रोवाइड किया है पीपल को। या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना है तो उसको डिजिटली प्रोवाइड किया है, तो ये सब में जिसने प्रमोशन किया है उसको ये अवार्ड दिया गया है। जो ये 5 आइडेंटिफाइड प्रायोरिटी प्रोग्राम है उनमें से 16 अवार्ड दिए गए, टोटल 16 अवार्ड इस साल। सिविल सर्विस डे हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है इस हर साल 21 अप्रैल को ही? क्योंकि 1947 में 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ट्रेनिंग स्कूल में, जो मैट कैफे हाउस में एक हाउस है, ये भाई साहब बिल्डिंग है दिल्ली में, मैट कैफे हाउस नाम से, जो भी ट्रेनर थे आईएएस के, यानी कि आईएएस जो लोग सिलेक्ट हुए थे उस साल के, ऑल इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ट्रेनिंग स्कूल के जितने भी वो थे, फर्स्ट बैच था उसका, उसको एड्रेस किया था, संबोधन दिया था, स्पीच दी थी। और अपनी इस स्पीच में जो सिविल सर्वेंट हैं उनको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया बताया था। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि सिविल सर्वेंट को, जो ये भाई साहब एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, आईएएस आईपीएस सब ये सिविल सर्वेंट ही हैं, तो सिविल सर्वेंट को स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया किसने बोला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो ये भी कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टेट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग और यूनिसेफ, यूनिसेफ आपको पता है क्या है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। इन दोनों ने मिलके एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट साइन किया है, ये समझ लो एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये क्या देखेंगे? चिल्ड्रन के रिगार्डिंग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको कैसे अचीव किया जाए और इनकी मॉनिटरिंग कैसे की जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, यानी कि एक तरह से ये रिपोर्ट तैयार करेंगे कि चिल्ड्रन को कितना फ़ायदा पहुंचा, कितना कहाँ पे नुकसान है, क्या स्थिति है, क्या स्टेट है, स्टेट का मतलब पोजीशन, स्थिति क्या है अभी चिल्ड्रन की हमारे देश में, इंडिया में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आप जानते हो क्या होते हैं। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने ऐसे 17 गोल अडॉप्ट किए थे जो 2030 तक हासिल करने हैं, मतलब अचीव करने हैं 2030 तक। स्टेटमेंट ऑफ जो इंटेंट साइन की है
उसका मकसद यही है, जो मल्टी डायमेंशनल चाइल्ड डेवलपमेंट है उसका स्टेटस देखना है, यानी कि चाइल्ड के रिगार्डिंग कितना डेवलपमेंट हुआ है, उसके हेल्थ के रिगार्डिंग, एजुकेशन के रिगार्डिंग, या न्यूट्रिशन, पोषण, प्रोटेक्शन या अदर रिलेवेंट एरियाज़ हैं उनकी स्थिति पता करना है, मॉनिटरिंग करना है। नीति आयोग यूनिसेफ इंडिया ने ये कोलैबोरेट किया है। इसमें मेथडोलॉजी यानी कि मेथड, टेक्निकल एनालिसिस, रिपोर्टिंग, एक्शन प्लानिंग, इसमें सब ये एनालिसिस किया जाएगा, यानी कि ड्रॉप किया जाएगा किस तरह से स्टेटस ऑफ इंडिया चिल्ड्रन की रिपोर्ट जो फर्स्ट जारी होगी किस तरह से जारी होगी। तो ये रिपोर्ट जारी करेंगे एक स्टेटस ऑफ इंडिया चिल्ड्रन के नाम से, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि जो इंडिया में बच्चों की स्थिति है, पोजीशन है, स्टेटस है, वो कैसा है, यानी कि कितनी उनको एजुकेशन फैसिलिटी मिल रही है, कितनी हेल्थ फैसिलिटी, न्यूट्रिशन का उनका क्या लेवल है, पोषक तत्व सही से मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जो योजना चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट अभी तैयार किया है, प्रिपेयर किया है। ड्राफ्ट का मतलब ये लगा लो, जब ये पॉलिसी जारी होगी ओरिजिनल तो कुछ इस तरह की होगी, उससे पहले कुछ लेआउट तैयार कर लेना कि जैसे आपने मान लो प्लानिंग बना ली आज के मैं कल से इस तरह से पढ़ूंगा, तो आपने प्लानिंग बना ली कि इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, अब ये इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे ये पढ़ूंगा, इतने घंटे सोऊंगा, अब फिर आपको इम्प्लीमेंट करना वो कल से। तो इस तरह से ड्राफ्ट मतलब पहले से लेआउट बना लेना, कुछ प्लानिंग कर लेना। तो ये स्वैपिंग पॉलिसी के लिए बनाई है, बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी। बैटरी स्वैपिंग का मतलब क्या है, देखो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, जो बिजली से चलने वाले वाहन है, कोई भी स्कूटर है, बाइक है या फिर गाड़ी है, कोई कार है कोई भी, तो ये इसके लिए स्वैपिंग पॉलिसी बनाई है ये। इसमें कंपनीज को सब्सिडी दी जाएगी जो स्वैपेबल बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, और एक न्यू बैटरी एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल तैयार किया है। ये इंटर ऑपरेबल बैटरीज का लिए स्टैंडर्ड तैयार किए हैं। इंटर ऑपरेबल बैटरी का मतलब ये है, जैसे मान लो किसी आदमी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, और इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा तो उसमें भाई साहब बैटरी लगी हुई है, बैटरी से चल रहा है, वो बैटरी उसकी ख़त्म हो गई, डिस्चार्ज हो गई, तो अब क्या करे, उसका चार्जिंग स्टेशन ढूंढेगा। चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे, वहाँ पे चार्ज करेगा। चार्जिंग स्टेशन पे क्या होता है, चार्ज करने में टाइम लगता है। अब ये एक तरीका ढूंढा गया कि बैटरी कोई स्वैप कर लें। स्वैप का मतलब अदला बदली, कि ऐसे स्टेशन हो वहाँ पे बैटरी रखी हो चार्ज, और ये बैटरी निकाले अपनी, और बैटरी निकाल के दूसरी बैटरी से एक्सचेंज कर ले। कुछ इस तरह से देखो, इसकी बैटरी ख़त्म हो गई, यहाँ से ये स्वैपेबल बैटरी के स्टेशन बने हुए हैं, यहाँ पे इसने बैटरी लगाएगा, दूसरी बैटरी लेके चला जाएगा, और ये फैसिलिटी डेवलप करने के लिए ये पॉलिसी बनाई है। जो ड्राफ्ट पॉलिसी है इसमें देखो लिथियम आयन बैटरी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई इक्विपमेंट है, जो इनके लिए जीएसटी है जो वो कम किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। अभी तक ये लिथियम आयन बैटरी पे 18%, 5% इस इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जो है इसको रिड्यूस किया जाएगा। ये फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने भी अपने यूनियन बजट में अनाउंस किया था कि एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी रोल आउट की जाएगी, बनाई जाएगी, ताकि जो परचेजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो परचेजिंग कॉस्ट आती है उसको रिड्यूस किया जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल के बायर बढ़े, यानी कि खरीदने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो, बढ़ें। ये पॉलिसी टारगेट करती है बैटरी स्वैपिंग अडॉप्शन को सपोर्ट करने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं या 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक रिक्शा हैं उनमें बैटरी स्वैपिंग का सिस्टम हो, यानी कि बैटरी कुछ इस तरह से हो, निकाली तुरंत निकालने के बाद वो स्वैप कर सके स्वैपिंग स्टेशन से। नीति आयोग ने कहा है कि इसके लिए जो बैटरी स्वैपिंग है ये बिजनेस, ये बास है ना, बास जो मतलब बैटरी एज ए सर्विस बिजनेस मॉडल के अंदर ही आएगा ये, और ये मॉडल इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरीज में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अटल पेंशन योजना। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए क्योंकि 4 करोड़ से ज़्यादा अटल पेंशन योजना स्कीम के अंदर इनरोलमेंट बढ़ गए हैं। इनरोलमेंट का मतलब जिन्होंने अपने आप को इनरोलमेंट कराया है, अपने आप का इस सेवा का लाभ लेने के लिए अपने आप को इसके लिए रजिस्टर कराया है। 4 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने रजिस्टर करा लिया है। मार्च 2022 तक 4 करोड़ यानी कि 4.01 करोड़ लोगों ने रजिस्टर कराया है स्कीम के अंदर, अटल पेंशन योजना के अंदर। 2021-22 में 99 लाख लोगों ने रजिस्टर कराया, अपने अकाउंट खोले इसके रिगार्डिंग। एक अकाउंट खोलना होता है अटल पेंशन योजना में। 18 से 40 साल के बीच में कोई भी हमारे इंडिया का सिटीजन है वो खुलवा सकता है, लेकिन हाँ शर्त ये है वो किसी और योजना के थ्रू
पेंशन या बेनिफिट नहीं ले रहा हो, पेंशन बेनिफिट की तरह, जैसे मान लो मंथली उसे इनकम मिल रही है कुछ, तो उसका बेनिफिट ना ले रहा हो, या मंथली पेंशन मिल रही है, या जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट रिटायर है, जैसे मान लो आर्म्ड फोर्सेस में से कोई है, मिलिट्री में से, आर्मी नेवी एयरफोर्स में से, और उसको पेंशन मिल रही है मंथली, तो वो इसका फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। यानी कि जो कोई और किसी सेवा का फ़ायदा नहीं ले रहा हो किसी इस योजना का, तो वो इसमें इनरोलमेंट करा सकता है हमारा कोई भी इंडिया का सिटीजन जिसकी उम्र 18 से 40 साल के बीच में है, और वो अपना सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है या तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है इस स्कीम को? PFRDA, ये एक अथॉरिटी है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस स्कीम के अंदर 60 साल की उम्र के बाद, क्योंकि जैसा कंट्रीब्यूशन कोई इंसान करेगा, मान लो किसी ने 18 साल में रजिस्टर कराया, उसने कंट्रीब्यूशन दिया, तो 60 साल के बाद उसे, मान लो लिमिट है, सर्टेन लिमिट है कि इतने रुपए से इतने रुपए तक आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जिसने ज़्यादा किया उसे 5,000 पर मंथ एज ए पेंशन मिलेगी 60 साल के बाद, जब तक वो आदमी जीवित रहेगा। और अगर किसी ने कम किया तो 1,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, यानी कि उसे पेंशन दी जाएगी 18 से 40 साल के बीच में जिसने रजिस्टर कराया है। और फिर जिसने मान लो 40 साल पर रजिस्टर कराया तो 60 साल तक वो पैसा जमा करता रहेगा उस अकाउंट में, उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी। अगर मान लो वो आदमी 60 साल होने तक उसने जमा किया लेकिन 60 साल पे ही मर गया, तो फिर उसका जो ये पेंशन का अमाउंट है उसके स्पाउस को दिया जाएगा। स्पाउस का मतलब उसके पार्टनर को। अगर हस्बैंड ने अकाउंट खुलवाया तो वाइफ को दिया जाएगा, वाइफ ने अकाउंट खुलवाया तो हस्बैंड को दिया जाएगा। मान लो वाइफ मर गई तो हस्बैंड को दिया जाएगा, और मान लो दोनों ही मर चल बसे, दोनों ही नहीं है, तो फिर उनके नॉमिनी को दिया जाएगा। नॉमिनी मतलब उन्होंने जिस अकाउंट खोलते समय में लिखवाया होगा कि अगर मैं ना रहूं दुनिया में तो मेरा सारा पैसा इस आदमी को दिया जाए। किसी का भी नाम लिखवाएगा वो, अपना बेटा बेटी या किसी का भी। इसमें देखो ये इतना इनरोलमेंट हुआ, ये आपको याद करने की जरूरत है नहीं, ये कोई डेटा जरूरी है नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है आईडेक्स। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। आईडेक्स का मतलब है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। ये डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन है, डीओ, आईडेक्स डीओ इसे मतलब फुल फॉर्म है इसकी ये, और शॉर्टकट में बोलते हैं आईडेक्स डीओ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन है, उसके अंदर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का ही डीओ का ये इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस एक प्रोग्राम है। अभी इसकी मीटिंग हुई है 22 अप्रैल 2022, यानी कि आज इसकी मीटिंग होनी है। सॉरी कल, आज तो 23 अप्रैल है ना, कल इसकी मीटिंग हुई थी 22 अप्रैल को। ऑर्गेनाइज किया था विज्ञान भवन प्लेस है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे इसकी मीटिंग हुई थी। इसका मकसद क्या है आईडेक्स का, बस ये जानना है आपको। आईडेक्स का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटर इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना है, ताकि वो डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें हमारे इंडिया में। यानी कि हमारे इंडिया में डिफेंस सेक्टर में मिलिट्री के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए उनमें इनोवेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आए, और जितने भी इक्विपमेंट है हमारे इंडिया में वो प्रोड्यूस किए जाएँ। तो इंडस्ट्रियल लीडर को या इन्वेस्टर को, इनोवेटर को ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आविष्कार हो सके नई नई टेक्नोलॉजी का डिफेंस में, एरोस्पेस सेक्टर में, इसके लिए अट्रैक्ट करना है। ये आईडेक्स लॉन्च किया था 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने, ताकि हमारे डिफेंस सेक्टर में, एरोस्पेस सेंटर में, एरोस्पेस सेक्टर का मतलब है कि जो स्पेस के लिए हम इक्विपमेंट यूज करते हैं, सैटेलाइट, रॉकेट वगैरह, इनमें क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो इस फील्ड में। तो इसलिए ये लॉन्च किया था आईडेक्स एक प्रोग्राम। इसमें डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंजेस और ओपन चैलेंजेस, दो ये चैलेंजेस लिए जाते हैं फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए, मिलिट्री की फ्यूचर टेक्नोलॉजी के लिए। अब तक आईडेक्स ने देखो 5 राउंड ऑफ ये DISC का मतलब है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, ये 5 लॉन्च कर दिए हैं, और 3 राउंड ओपन चैलेंज के लॉन्च कर दिए हैं। इनमें 2000 से ज़्यादा लगभग एप्लीकेशन आई हैं इंडिविजुअल इनोवेटर की और स्टार्टअप की। मतलब लोग जो हैं उन्होंने एप्लीकेशन दिए, हाँ हम इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और नई नई इनोवेशन लेके आएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे। स्टार्टअप मतलब नई कंपनी, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है और वो भी इस पर रिसर्च वगैरह करेंगी और नए नए टेक्नोलॉजी डिफेंस सेक्टर में क्या है उसके लिए ये योगदान देंगे अपना। आईडेक्स में जो फंड दिया गया है प्रोजेक्ट में, इसमें ग्रांट इन एड की तरह सपोर्ट किया गया है। इसमें लगभग 1.5 करोड़ ये दिया गया है एंटरप्रेन्योर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट।
ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट आप जानते हो क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे जंगल है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ से जंगली जानवर निकल के बाहर आ जाएं और यहाँ पे आसपास भाई साहब गांव बसे हुए हैं, लोग रहते हैं, तो इनका विवाद हो जाए, या तो आदमी मार दे जानवर को, या फिर हाथी मान लो, या कोई हाथी हो या कोई लायन हो, टाइगर हो, उसका भाई साहब मौका मिला तो वो आदमी को खा जाए, वो उसको मार दे। तो यही है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। या फिर मान लो ये आदमी को ना मारे, ये यहाँ पे आसपास खेत होंगे, जंगल के आसपास यहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही होगी, कृषि होगी, किसानों की फसल को बर्बाद कर दे। मान लो हाथी किसानों की फसल में आ जाए और वहाँ पे चल दे, सिर्फ फसल से होके गुजर जाए, या वहाँ पे लेट जाए, तो भाई साहब फसल तो सारी ख़राब हो जाएगी ना। तो ये सब ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में आते हैं। इसको रोकने के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने एक एडवाइजरी बॉडी को बनाया है। इसमें कुछ एक्सपर्ट होंगे जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिड्यूस किया जाए इसके लिए सलाह देंगे। ये जयराम रमेश जो राज्यसभा में मिनिस्टर है, इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने राज्यसभा में इंफॉर्मेशन दी है, बताइए। ये जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए 2021 में एक बिल पेश किया था लोकसभा में, दिसंबर 2021 में। इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा ताकि जो वेरियस वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट हैं उनका प्रोटेक्शन और अच्छे से किया जा सके। इसमें कई बार अमेंडमेंट किए जा चुके हैं और अमेंडमेंट इस आधार पे किए जाते हैं ताकि जो साइट्स है ना, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये समझ लो एक ट्रीटी है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है जो वाइल्ड फौना और फ्लोरा को बचाने के लिए वर्ल्ड वाइड काम करती है। फौना मतलब हो गया आपका एनिमल और बर्ड वगैरह, फ्लोरा मतलब हो गया प्लांट और ट्रीज। तो इसकी जो कन्वेंशन का सिग्नेटरी है इंडिया, साइन कर रखे हैं इस ट्रीटी पे साइट्स में। तो इसी को अपने देश में सही से लागू करने के लिए और अमेंडमेंट लेके आ रहा है इंडिया इस एक्ट में, 1972 के एक्ट में। इसमें एक क्लाउज जैसा भी है, प्रपोज किया गया है मिनिस्ट्री ने कि स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी ऑफ द स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ होता है उसकी स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी ताकि वो ज़्यादा परपोजिव हो सके, यानी कि सही से काम कर सके ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को बचाने के लिए। एक इसमें रिकमेंडेशन ये दी है, एक एडवाइजरी कमेटी होगी जिसको हेड करेंगे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देखो स्टेट में होता है, फॉरेस्ट एरिया जो होता है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होगा उस कमेटी एडवाइजरी कमेटी को हेड करेंगे और ये कंसल्ट करेंगे उस कमेटी से, ताकि इस कमेटी से, स्टैंडिंग कमेटी से, ताकि जो ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट है उसके लिए क्या क्या इनोवेटिव स्टेप लिए जा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया आउट कैंपेन। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बस देखो मालदीव्स में ये कैंपेन चल रही थी, पिछले साल भी ये कैंपेन चल रही थी, कैंपेन मतलब अभियान, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी चल रही थी ये कैंपेन, सोशल मीडिया वगैरह पे, इंडिया आउट कैंपेन कि इंडिया को मालदीव से बाहर निकालो। और इंडिया कैसे है मालदीव में? इंडिया भाई साहब, इंडिया की बहुत सारी कंपनी खुली हुई है वहाँ पे, बहुत सारे प्रोजेक्ट ले रखे हैं लीज पे, कई सारे बिल्डिंग वगैरह, रोड वगैरह, कई सारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है इंडिया वहाँ पे। तो वहाँ के लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट ये कैंपेन चलाया कि इंडिया आउट कैंपेन, कि इंडिया को मालदीव से बाहर निकाला जाए। लेकिन मालदीव की गवर्नमेंट ने ये जो इंडिया आउट कैंपेन है इसको बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि ये इंडिया के अगेंस्ट चल रहा था। अपोजिशन पार्टी और कुछ मीडिया पे पर्सन इससे चला रहे थे, एंटी इंडिया सेंटीमेंट थी ये, या कि इंडिया के अगेंस्ट भावनाएं कुछ लोगों की आ रही थी। इंडिया आउट स्लोगन दिए जा रहे थे, सोशल मीडिया पे लास्ट ईयर दिए गए थे कि इंडिया को बाहर निकालो। ये कैंपेन इसलिए चलाई जा रही थी क्योंकि ये आरोप लगाए जा रहे थे कि इंडिया क्या है, इंडिया मालदीव के साथ कॉपरेशन तो कर रहा है लेकिन ये मालदीव्स की सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेंटी को अंडरमाइन कर रहा है। मालदीव्स की जो संप्रभुता है और राष्ट्रीय सुरक्षा है उसको ये उल्लंघन कर रहा है, इंडिया कंप्रोमाइज़ कर रहा है उसके साथ। इसलिए लोग ये स्लोगन लगा रहे थे, नारे लगा रहे थे, इंडिया आउट कैंपेन चला रहे थे, अभियान चला रहे थे। नेक्स्ट टॉपिक है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, दोनों एक ही हैं भाई साहब। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बंगाली पोइट थे, अभी न्यूज में है, बंगाली कवि और राइटर थे, लेखक थे। ये वही आदमी हैं जिन्होंने हमारा राष्ट्रीय गीत लिखा, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। इनका एक नॉवल है आनंद मठ, उसमें लिखा हुआ है वंदे मातरम। और ये आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में भी लिखा हुआ है। सन्यासी विद्रोह या रिबेलियन, इंग्लिश में बोलेंगे विद्रोह को, हिंदी में विद्रोह, बंगाली में विद्रोह
और इंग्लिश में रिबेलियन। 18th सेंचुरी का विद्रोह है ये विद्रोह हुआ था। ये बंगाली नेशनलिज्म को प्रमोट करता है, राष्ट्रवाद को प्रमोट करता है। जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, उनका फर्स्ट बंगाली जो नोवेल था, फिक्शन था, वो पब्लिश हुआ था 1865 में, जिनका नाम है दुर्गेश नंदिनी। ये किताब का नाम है, उनकी नोवेल का नाम है दुर्गेश नंदिनी। ये याद रखना है, उनका फर्स्ट बंगाली फिक्शन था जो पब्लिश हुआ था 1865 में। और भी बहुत सारे उन्होंने फेमस नोवेल लिखी, किताब लिखी, जैसे 1866 में कपल कुंडाला, मृणालिनी 1869 में, 1873 में विष वृक्षा, चंद्रशेखर 1877 में, रजनी 1877 में, 1881 में राज सिन्हा, देवी चौधरानी, ये बहुत फेमस है, 1884 में लिखा। एक मंथली मैगजीन भी इन्होंने पब्लिश की, लेके आए, जिसका नाम है बंग दर्शन या बंगा दर्शन, 1872 में। इनका जो फर्स्ट फिक्शन था वो इंग्लिश नॉवल, इनका फर्स्ट फिक्शन था जो अपीयर हुआ था प्रिंट में, यानी कि अखबार की तरह, अखबार में प्रिंट हुआ था, या आप ये समझ लो जो प्रिंट हुआ था वो इंग्लिश नॉवल है, एक इंग्लिश नॉवल राजमोहन्स वाइफ, ये प्रकाशित हुआ था। ये चट्टोपाध्याय जी हैं, देख सकते हो आप इमेज में। नेक्स्ट टॉपिक है यूरोपा। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक, या जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी के लिए। यूरोपा ये समझ लो एक मून है, चंद्रमा, किसका? जुपिटर का। जुपिटर का मून है, जिससे हमारे अर्थ का मून है चंद्रमा, ऐसे ये जुपिटर का मून है, यानी कि सैटेलाइट, उसका नेचुरल उपग्रह। रिसर्चर ने कहा है कि सैटेलाइट है जो ये, यहाँ पे एक डबल रिज बनी हुई है, डबल रिज ये समझ लो एक परत बनी हुई है। इसके बारे में रिसर्च किया और इसमें कहा कि यूरोपा के सरफेस में मोस्टली सॉलिड वाटर आइस है, यहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, पानी है, और ये डबल रिज है, इसके सरफेस पे पानी है जितना, जैसे मान लो अर्थ का जो ग्रीनलैंड आइस सीट है ना, अर्थ का ग्रीनलैंड तो आप जानते हो कहाँ पे है, ये भाई साहब जो ग्रीनलैंड है, इस पे जो बर्फ़ की सीट जमी हुई है, आइस सीट जमी हुई है, कुछ इस तरह से यूरोपा पे जमी हुई है। यूरोपा देखो जो अर्थ का मून है, हमारे अर्थ का जो चंद्रमा आपको दिखाई देता है, रात में देखते होंगे, उस चंद्रमा से थोड़ा सा छोटा है, और इसका जो डायमीटर है अर्थ का 1/4 है, जितनी अर्थ है हमारी 1/4 इसका डायमीटर है। डायमीटर समझते हो ना, जैसे कोई गोल चीज़ होती है, ये इसकी पूरी डायमीटर और आधी हो जाएगी रेडियस, यानी कि रेडियस को त्रिज्या बोलते हैं और डायमीटर को व्यास बोलते हैं हिंदी में। जो यूरोप है, यूरोप नहीं यूरोपा, जो मून है जुपिटर का, जुपिटर जो बृहस्पति ग्रह है ना, बृहस्पति ग्रह का ही ये मून है यूरोपा। इसमें एक लेयर है इसके एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की, थिन लेयर है, और सबसे इंटरेस्टिंगली ये बात है कि जो इसका डायमीटर है अर्थ से बहुत ही कम है, लेकिन जो इसमें पानी है वो अर्थ से लगभग दुगना अमाउंट का है। जितना अर्थ पे पानी है, अर्थ के ओशन में जितना पानी है समुद्र में, उससे भी दुगना पानी, अर्थ के ओशन से दुगना पानी यूरोपा में है, ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं। कोई जाके तो देखा नहीं है किसी ने, साइंटिस्ट ऐसा सैटेलाइट वगैरह, मतलब जो दूरबीन वगैरह होती हैं टेलीस्कोप वगैरह की तरह, टेलीस्कोप से रिसर्च वगैरह की है, तो उससे ऐसा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं, उम्मीद जता रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं कि इतना पानी हो सकता है, डबल से ज़्यादा। इसके लिए आगे रिसर्च के लिए नासा है, जो नासा आपको पता है क्या है, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो स्पेस के लिए रिसर्च करती रहती है, सैटेलाइट भेजती है, ऐसी अमेरिका की नासा एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये समझ लो संस्था है, सेंटर है। तो ये नासा भेजेगा 2024 में यूरोपा क्लिपर, यूरोपा क्लिपर एक मिशन भेजेगा जो यूरोपा पे जाएगा, जुपिटर पे जाएगा, जुपिटर का ऑर्बिट करेगा, चारों ओर घूमेगा, और ये पता लगाएगा उसके एटमॉस्फेयर का, सरफेस का या इंटीरियर पार्ट का, उसके लिए इंफॉर्मेशन गैदर करेगा, इकट्ठा करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है फिनक्लूवेशन। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड बैंक है, यानी कि सारी भागीदारी गवर्नमेंट की है इसमें। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसने अनाउंस किया है, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर काम करता है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इसने अनाउंस किया है ये इनिशिएटिव फिनक्लूवेशन। फिनक्लूवेशन इनिशिएटिव है जो फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है उनके साथ मिलके इसको स्टार्ट किया जाएगा, जॉइंट इनिशिएटिव है ये फिनटेक कंपनीज़ का, फिनटेक स्टार्टअप कंपनीज़ का। ये इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आएंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब है वित्तीय समावेशन,
यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बैंक में अकाउंट खुले, बैंकिंग ऑपरेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, बैंक की हैबिट बढ़े लोगों की, पैसा जमा करें निकालें, उनके लिए क्रेडिट फैसिलिटी भी हो, लोन लेना चाहे तो लोन मिले। तो ये सब फैसिलिटी डेवलप करना है, यही है फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो ये एक प्लेटफॉर्म होगा फिनक्लूवेशन, जो ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन के प्रोडक्ट डेवलप करेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन को हमारे इंडिया में और बढ़ाएगा, प्रमोट करेगा। तो बस एक प्लेटफॉर्म होगा ये, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए सॉल्यूशन ढूंढेगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे प्रमोट किया जाए। जो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, ये देखो 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। ये याद रखना है कि 100% मालिक इस बैंक का इंडिया है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, वो इसका मालिक है। ये कब स्टार्ट किया गया था? ये लॉन्च किया गया था ये बैंक 2018 में, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था इस बैंक को। नेक्स्ट टॉपिक है स्पेक्स। स्पेक्स है स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज। ये कंपनी है, ये समझ लो, ये ऐसी कंपनी है, ये कंपनी की कोई बिल्डिंग नहीं है, ये सिर्फ कागजों पे कंपनी है, उसी को बोलते हैं स्पेक्स। इसको सेल कंपनी भी बोलते हैं या ब्लैंक चेक कंपनी भी बोलते हैं। सेल कंपनी या ब्लैंक चेक कंपनी के लिए इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में लेक्चर बना हुआ है, पूरा डिटेल में जाके आप वहाँ देख सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो ये स्पेक्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं, रिसेंटली न्यूज़ में है ये। स्पेक्स को ब्लैंक चेक कंपनी भी बोलते हैं। ये ऐसी कंपनी है, ये पर्टिकुलर सेक्टर को एक्वायर करने के लिए बनाई जाती है। मान लो कागजों पे एक कंपनी बना दी, एक मान लो ये ए कंपनी है, इसने अपनी दूसरी कंपनी बना दी स्पेक्स कंपनी। ये कागजों पे सिर्फ, इसकी कोई बिल्डिंग नहीं है, इसलिए बनाई है, ये दूसरी कंपनी को एक्वायर करना चाहती है। अब ये अपना आईपीओ जारी करेगी इस नाम से, जो नई कंपनी खोली है सेल कंपनी या स्पेक्स कंपनी, ये अपना आईपीओ जारी करेगी, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है जो कंपनी अपना फर्स्ट शेयर जारी करती है मार्केट में, उसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इसमें देखो, ये मनी रेज करने के लिए की है, लेकिन इसने कोई ना ऑपरेशन किया है, ना कोई रेवेन्यू जनरेट किया है, लेकिन हाँ आईपीओ जनरेट किया है। पब्लिक ने खरीदा इस कंपनी का आईपीओ, और आईपीओ जब खरीदा तो इसके पास, कंपनी के पास, जो सेल कंपनी है उसके पास पैसा आएगा, क्योंकि जब भी भाई साहब कंपनी अपना शेयर बेचेगी, लोग खरीदेंगे। मान लो शेयर कि जितने भी रुपए का भी है, 100 का, 1000 का, 10,000 का, कितने का भी है, तो लोग खरीदेंगे, वो पैसा आएगा कंपनी के पास। अब वो पैसा जो भी आएगा, वो पैसा रखती है एक एस्क्रो अकाउंट में। एस्क्रो अकाउंट होता है थर्ड पार्टी के लिए अकाउंट मैनेज किया जाता है। जैसे मान लो ये अकाउंट है, ए बी आदमी है, ये ए आदमी की कंपनी थी, इसने बी कंपनी सेल कंपनी रेज की। अब बी कंपनी से जो पैसा रेज किया, अब वो थर्ड पार्टी के लिए रखा, तीसरे आदमी के लिए, कि इस आदमी को दिया जाएगा। तब तक रखा जाता है तब तक ये ट्रांसफ़र नहीं किया जाए जिसके लिए टारगेट किया गया है। तो इसको बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट, यानी कि तीसरे आदमी के लिए पैसा जमा करके रखा है, वो है एस्क्रो अकाउंट। ये जो है, अगर इसमें एक्विजिशन नहीं की गई, मान लो ये जो स्पेक कंपनी खोली थी, अगर इससे किसी और कंपनी को एक्वायर नहीं किया गया विद इन 2 ईयर, तो फिर क्या करेगी ये स्पेक कंपनी, डीलिस्ट कर देगी अपने आप को, और जो इन्वेस्टर से पैसा लिया मनी वापस कर देगी। तो ये इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव क्यों है, लोग इनका आईपीओ खरीदते ही क्यों हैं स्पेक कंपनी? क्योंकि सिर्फ कागजों पे हैं, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं है, कभी इनको ख़त्म कर दे, बंद कर दे कंपनी को। तो ये थोड़ा डर रहता है लोगों को भी, इन्वेस्टर को भी, कि इनका पैसा वापस कर दिया, सोच लो इनका पैसा वापस कर दिया, और जो इन्हें मान लो कंपनी को फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनको तो लॉस ही है ना, इन्वेस्टर को, जिन्होंने पैसा मतलब पैसा दे के शेयर खरीदा है। इन्वेस्टर मतलब कौन है? जिन्होंने शेयर खरीदा है। और जब कंपनी को फ़ायदा नहीं होगा तो कंपनी इनको कैसे लाभ देगी? क्योंकि शेयर जो खरीदते हैं उन पे तो प्रॉफिट जितना कंपनी को होता है उतना ही शेयर खरीदने वालों को होता है, इन्वेस्टर को। लेकिन ये कंपनी बंद कर दी तो इन्वेस्टर को फिर फ़ायदा क्या होगा? बस जो जितना पैसे का शेयर खरीदा था वो लौटा दिया। तो ये अट्रैक्टिव क्यों? अट्रैक्टिव इसलिए है, इसलिए लोग शेयर खरीदते हैं क्योंकि इनका क्या है, बहुत सारे प्रोमिनेंट नेम के पीपल हैं, वो इनका एक तरह से एडवर्टाइज करते हैं, वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनमें, इसलिए अट्रैक्टिव है, वो स्पॉन्सर करते हैं वो लोग। जैसे मान लो अमेरिका की एक भाई साहब बैडमिंटन प्लेयर है सेरेना विलियम्स। सेरेना विलियम्स नाम आपने सुना होगा ज़रूर, अखबार पढ़ते होंगे तो देखते होंगे, ये बहुत ही फेमस प्लेयर है। किसकी प्लेयर है? बैडमिंटन के प्लेयर। तो ये देखो, इन्होंने बहुत सारे शेयर खरीदे थे और फिर ये ऐसा पब्लिक से बोलती हैं, तो इनको देख के लोग फिर खरीदते हैं। ऐसे बहुत सारे फेमस नेम है जिनको देख के लोग खरीद लेते हैं। इसके साथ कंसर्न क्या है, परेशानी क्या है? एसोसिएटेड कंसर्न का मतलब परेशानियां क्या है? मार्च लास्ट ईयर में यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन है, उसने इश्यू किया था इन्वेस्टर को अलर्ट,
स्पेक्स के रिगार्डिंग सावधान किया था कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें, सेलिब्रिटी के कहने पे आप डिसीजन ना लें कि स्पेक्स में इन्वेस्ट करें, ये आपको लेसर रिटर्न दे सकते हैं, यानी कि आपको इतना फ़ायदा होगा नहीं इनसे। तो ये समझ लो पब्लिक एडवाइजरी जारी की थी यूएस के इस सेक डिपार्टमेंट ने। सर्टेन क्लाउज है इसके रिगार्डिंग जो रोकते हैं इन्वेस्टर को इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब ऐसे होता है, इसमें कुछ क्लाउज ऐसी हैं, मान लो इन्वेस्टर हैं ABC कोई भी आदमी है, उन्होंने शेयर खरीदा इस कंपनी का, IPO खरीदा, इसमें बहुत सारे प्रोविज़न ऐसे होंगे जो ये भी रहेंगे कि कुछ कंडीशन पे इन्वेस्टर का पैसा वापस भी नहीं किया जाएगा। और जब सोचो सेल कंपनी का इन्होंने IPO खरीदा किसी आदमी ने, और इसमें प्रोविज़न ऐसी है, मान लो कंपनी को ये हुआ या कुछ ऐसा लॉस हुआ या कुछ हुआ, तो उस केस में इन्वेस्टर का पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। अब सोचो ऐसी प्रोविज़न यूज कर ली गई कंपनी के द्वारा, जिसने पैसा लगाया अपना इस कंपनी में, तो उसका तो डूब गया जिन्होंने शेयर खरीदा था। तो ये भी इससे भाई साहब प्रॉब्लम है, एक परेशानी है। तो लोग अट्रैक्ट क्यों होते हैं? अट्रैक्ट होने के दो कारण हैं। एक तो ये कि बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ का प्रमोशन करती हैं, एडवर्टाइज करती हैं। दूसरा कारण ये हो गया कि इनमें फ़ायदा ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, कि इन्हें ज़्यादा शेयर पे ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इस वजह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। इंडिया में क्या पोजीशन है इसकी? इंडिया में देखो, ये ब्लैंक चेक कंपनी के द्वारा 1145 IPO जारी किए गए 2009 से। इनमें कितने IPO कब जारी किए गए ये कोई याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब तक इनमें $83 बिलियन से ज़्यादा 2020 में, 2021 में 162 बिलियन से ज़्यादा, और 2022 में 100 बिलियन अभी तक ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। इतना इन्वेस्टर ने अपना पैसा लगा दिया है इनका शेयर खरीद के, IPO खरीद के, इन सेल कंपनीज़ का। सेल कंपनी या स्पेक्स बोल सकते हो, या फिर ब्लैंक चेक कंपनी। कंपनी लॉ कमेटी है जो, उसने 2019 में ये रिकमेंडेशन दी थी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाने के लिए सजेस्ट किया था कि गवर्नमेंट स्पेक कंपनी खोले, ऐसा सजेशन दिया था कंपनी लॉ कमेटी ने 2019 में। तो यही थे आज के टॉपिक।